दहशतगर्द एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिससे बचपन में जायदाद, ऐशो आराम, अपनों का प्यार, रिश्ते छीन लिए गए। हालात के चुंगल में फंसकर वो जुराइम की दुनिया में दाखिल हुआ। मुहिब वतन होते हुए मुल्क दुश्मन करार दिया गया। इंडिया गया तो कदम कदम पर मौत ने घेरा, मगर उसने इंडिया में इंडिया की बैंड बजाए रखी। दास्तान की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। एक दिल हिला देने वाली दास्तान, दहशतगर्द। दहशत, किस्त नंबर 12। रेंटे कार वाले तो लूटते हैं, ये सब गुफ्तगू उनको सुनाने के लिए थी। मैं ग्लोरिया की जहानत पर आश कर उठा। अचानक वही आदमी नीचे उतरा जिसने मदद की ऑफर की थी, और वो ग्लोरिया के सर पर जा पहुंचा। फिर उसने अचानक रिवॉल्वर निकाले। इससे पहले कि वो कोई कार्रवाई करता, मैंने उसके चेहरे पर किक मारी। वो उछलकर दूसरी तरफ जा गिरा। मैंने देखा गाड़ी में सवार दोनों अफराद भी रिवॉल्वर निकाले नीचे उतर आए। मैंने फुर्ती से अपना रिवॉल्वर निकाला और उन पर फायर कर दिया। अगर मुझे एक लम्हे की भी तखीर हो जाती तो रिवॉल्वर की गोली ग्लोरिया के सीने में पेस्त हो जाती। दूसरे आदमी को ग्लोरिया ने फायर करके ठंडा कर दिया था। और वो ग्लोरिया के सामने औंधे मुँह पड़ा था। ग्लोरिया ने मुझसे कहा, इसे भी देखो कामरान, मेरा ख्याल है ये जिंदा नहीं है। मैंने कहा। मैंने उस शख्स की तरफ बढ़ा। नब्ज देखते ही मैंने कहा कि वो शख्स ज़िंदगी की कैद से रिहाई पा चुका है। इन तीनों की तलाशी ली, मगर ऐसी कोई भी चीज़ बरामद ना हुई जिससे इनकी शनाख्त हो सकती। मैंने उस शख्स की लाश भी इनके साथियों के साथ रख दी, और ग्लोरिया और मैंने गाड़ी को धकेल कर किनारे लगा दिया और तेज़ रफ्तारी से वापस रवाना हो गए। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। वो लोग तो बिला वजह ही मारे गए थे। इस वीराने में आते हुए अगर वो अपने हेडलैम्प्स बंद कर देते तो हमें अंदाज़ा ही नहीं हो सकता था कि हमारा ताक़ब किया जा रहा है और हमसे कितने फासले पर हैं। फिर इन लोगों ने गाड़ी रोककर अंदरूनी लाइट भी ऑन कर दी थी, जिसकी रोशनी में वो खुद शिकार हो गए। हम अभी पोल्ट्री फार्म पहुंचे ही थे तो उसका अध खुला दरवाज़ा देखकर बुरी तरह चौंक गए। ग्लोरिया भी परेशान थी। गेट पर दरबान भी नहीं था। मैंने खतरनाक हद तक गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और आनन फार्म के आते में जा पहुंचा। वहाँ भी अबतरी सी हालत थी। मैं उतरते हुए ठठक कर रह गया। सामने ही एक नासिर के मुलाजिम की लाश पड़ी थी। मेरे दिमाग में आंधियां चलने लगी। ग्लोरिया भी हैरत से आंखें फाड़े लाश को देख रही थी। मैं फिर दीवानावार अंदर की तरफ लपका। अंदर का मंजर इससे भी ज़्यादा भयानक था। नासिर फर्श पर पड़ा था, औंधे मुँह पड़ा था। उसकी पेशानी के दरमियान में एक सुराख था। उसका चेहरा खून से तर था। मेरे ज़हन में धमाके होने लगे और मैं नासिर पर चुप गया। मैं फटी फटी आंखों से नासिर के बेजान जिस्म को देख रहा था, जिस नासिर को मैं चंद घंटे पहले जीता जागता हंसता बोलता छोड़ कर गया था। वो इस वक्त किसी टूटे फूटे खिलौने की तरह फर्श पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरे पर अजियत का तासर था। उसे ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी। उसके ज़ख्म से खून बह रहा था। मैंने झुककर उसकी नब्ज़ देखी। नब्ज़ साकत थी और जिस्म भी अभी गर्म था। मैंने थके थके अंदाज में उठकर नासिर की मौत पर मेरा दिल बुरी तरह बिफर गया और आंखों से आंसू बहने लगे। अरे अरे, तुम रो रहे हो? ग्लोरिया ने कहा। मैंने बाएं आस्तीन से आंसू खुश्क की और जवाब में ग्लोरिया से कुछ कहने ही वाला था कि कोई डपट कर बोला, खबरदार अपनी जगह से हिलना मत, वरना। बोलने वाले ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। बोलने वाला झटकेदार और करख्त लहजे में बोल रहा था। मैंने गैर इरादी तौर पर दोनों हाथ उठा दिए। लहजे से ग्लोरिया ने भी अंदाज़ा लगा लिया था कि गड़बड़ ज़रूर है। मुझे
हाथ उठाते देखा तो उसने भी दोनों हाथ उठा दिए। कमरे का जो दरवाज़ा गैराज की तरफ खुलता था आहिस्ता से खुला। शलवार कमीज में मलबूस गुठे हुए बदन का एक शख्स सामने आ गया। उसके चेहरे पे घनी स्याह दाढ़ी और मूंछें थी, सर के बाल गिर्द में हटे हुए थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो शख्स किसी लंबे सफ़र से आया है। उसके लहजे से मेरे ज़हन में अचानक चमका सा हुआ। नासिर के इन आदमियों में से एक है जिन्हें नासिर ने गोट से बुलाया था। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने अपनी गन मुझ पर तानते हुए दुरुस्त लहजे में पूछा। मैं नासिर का दोस्त हूँ, मैंने शिकत खुर्दा लहजे में कहा, मगर अब तो खुद नासिर का दोस्त कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। ऐसे होते हैं दोस्त। मैं एकदम जज्बाती हो गया। दुश्मन उसे हलाक करके चले गए और मैं कुछ भी ना कर सका। आप साईं के दोस्त हो? उसने मशकूक लहजे से पूछा। हाँ, मैंने तवील सांस लेकर कहा। मैं नासिर का दोस्त हूँ और नासिर यहाँ मेरी ही वजह से आया था। उसकी आवाज़ भरा गई। अगर मैं कुछ देर पहले पहुँच जाता तो शायद ये वाक़या पेश ही ना आता। मैंने दाढ़ी वाले का बगौर जायज़ा लेते हुए कहा, क्या तुम हमें भी दुश्मन समझ रहे हो? मुझे नहीं पहचानते हो, मगर नासिर का नौकर अच्छी तरह पहचानता है, जो गुलशन इकबाल वाले मकान में है। यहाँ के भी लोग मुझे पहचानते हैं। साईं, मैंने यहाँ के मैनेजर को बुलवाया है, दाढ़ी वाला कदरे नरम लहजे में बोला। वही यहाँ के मामलात का जिम्मेदार है। वो भी तो आपको पहचानता होगा। उसके आने तक साईं थोड़ी तकलीफ होगी। आपको इसकी माफ़ी देना वो तस्दीक किए बगैर मुझ पर इतबार करने को तैयार नहीं था। मैंने नासिर की लाश की तरफ देखा, फिर उससे बोला, मुझे दूसरे कमरे में ले चलो और इसके चेहरे पर कुछ चादर वगैरह डाल दो। मैंने नासिर की तरफ इशारा करते हुए भराई आवाज़ में कहा। इस वक्त बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद 2 आदमी कमरे में दाखिल हुए। इनमें से एक तो नासिर के पोल्ट्री फार्म का मैनेजर था, दूसरा मेरे लिए अजनबी था, मगर वह अपनी वज़ाकत और हरकत सकना से कमांडो लग रहा था। वह सुर्ख सफ़ेद रंगत दराज कामत का मालिक था। उसकी मूंछों और दाढ़ी के बाल ब्राउन थे। चेहरे से वो मुझे पढ़ा लिखा भी लग रहा था। मैनेजर ने फटी फटी आंखों से नासिर की लाश को देखा, फिर गुलगुर लहजे में बोला, ये सब कैसे हो गया कामरान साहब? वो बुरी तरह रोने लगा। सब्र करो बाबा, मैनेजर के साथ आने वाले वजी नौजवान ने कहा। हमने भी इनके 2 आदमियों को जख्मी किया है, वो दोनों भी बच नहीं सकेंगे। वो बचें या ना बचें, मैंने खोए हुए लहजे में कहा। मेरा दोस्त अब मुझे नहीं मिल सकता। लेकिन आंखों में एक बार फिर मेरे आंसू आ गए। आने वाले ने बेगौर मुझे देखा, फिर तंजिया लहजे में बोला, साईं माफ़ करना, आप देखने में तो बहुत मजबूत लगते हो, मगर मरने वाले के लिए औरतों की तरह रो रहे हो। दोस्त का इतना ही ख्याल है तो साईं इसका इंतकाम लो। मुझे बताओ, साईं के दुश्मन कौन थे? मैं इन सबको तड़पा कर मारूंगा। अगर मैं ये जानता कि नासिर के दुश्मन कौन है तो अभी तक यहाँ ना बैठा होता। मैंने दनिस्ता झूठ बोला। ये रिवाल्वर, ये राइफल मेरे लिए कोई नई नहीं है। मेरा लहजा तल्ख हो गया, मगर नासिर के आदमी ने मुझको उसका दुश्मन समझ रहे हैं। नासिर के आदमी मुझी को उसका दुश्मन समझ रहे हैं। यह सुनकर दाढ़ी वाला बोला, साईं, मैंने पहले माफ़ी मांगी थी, अब फिर माफ़ी मांग रहा हूँ। नहीं, मैंने जवाब दिया। फिर मैनेजर से कहा कि पुलिस को इस वाक़े की इतला दे दो। जी साईं, ब्राउन बालों वाला बोला। वो जो यहाँ आया था और अभी तक मेरे कब्ज़े में उसका कोई आदमी आ जाए, इसका मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ। मुझे याद आया कि बास की बीवी तो हमारे कब्ज़े में थी। इसका मतलब था कि बास साहब अचानक इसका मतलब कि बास साहब दूसरी दफ़ा पूरी शिद्दत के साथ हमला कर सकता था और इस दफ़ा वो पुलिस को भी साथ ला सकता था। मैंने जल्दी ग्लोरिया को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। वो परेशान हो गई, बोली, कामरान, बास की बीवी को यहाँ से कहीं और लेकर निकल चलें। आपने मुझसे झूठ बोला कि आप नासिर के दुश्मनों को नहीं जानते। आपकी बातचीत से महसूस होता है कि आप इन्हें अच्छी तरह जानते हैं। मूंछों वाले ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, आप, हाँ, उसने दुरुस्त कहा था। वो पढ़ा लिखा आदमी था, जब ही तो वो मेरी गुफ्तगू समझ गया।
मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, यहाँ से निकलो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि हम कितने ख़तरे में हैं, मैं किसी से नहीं डरता। उसने हाथों पे हाथ मार के कहा, हम नासिर, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है कि नासिर साईं के दुश्मन यहाँ आ रहे हैं, समझने की कोशिश करो। मुराद, मैंने झिझला कर कहा, यहाँ से निकलो, मैं खुद भी इन लोगों से इंतकाम लेना चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि हम नासिर का इंतकाम लें और ज़िंदा भी रहें तो प्लीज़ यहाँ से निकलो, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। अगर हम यहाँ से निकल गए तो फिर कुछ कर सकते हैं, वरना हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हम सिर्फ 4 हैं, असला भी मामूली है, इस वक्त इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इस औरत को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, जब तक वो औरत हमारे कब्ज़े में रहेगी वो लोग हमारा पीछा करते रहेंगे, मौका देकर हम इन्हें ठिकाने लगा देंगे। फिर मैं मैनेजर से मुखातब हुआ, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तुम अपने तौर पर पुलिस को इतला कर दो कि कुछ नामलूम अफराद ने पोल्ट्री फार्म पर हमला किया। उन्होंने पोल्ट्री फार्म के चौकीदार और मालिक को मज़ामत करने पर कत्ल कर दिया। किसी को ये मत बताना यहाँ कोई लड़की भी कैद थी। और फ़ोन करके गोठ में बड़े साईं को भी इतला दे दो ताकि पोस्टमार्टम से बच सके। हम लोग भी तदफीन के वक्त तक गोठ पहुंच जाएंगे। मैं मुराद की तरफ मुड़ा, तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है? मेरे पास पेजेरो है, उसने जवाब दिया। ठीक है, तुम लड़के को गाड़ी में बिठाओ, हम अभी आ रहे हैं। मैंने कहा। मुराद बाहर निकल गया तो मैं ग्लोरिया से मुखातब हुआ, जल्दी जल्दी अपना तमाम सामान समेट लो। हमारा सामान है ही क्या? ग्लोरिया के पास एक शोल्डर बैग था, मैं बिल्कुल खाली हाथ था। मेरा ब्रीफ केस नासिर के गुलशन इकबाल वाले बंगले में रह गया था। मुराद अली स्टीयरिंग सीट पर बैठा हमारा इंतज़ार कर रहा था। पिछली नशिस्त पर बास की बीवी बैठी थी, मगर वो बिल्कुल खामोश थी। ग्लोरिया पिछली सीट पर बैठ गई, मैं मुराद के साथ पैसेंजर सीट पर बैठा। मुराद ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। गाड़ी आगे निकली ही थी, ग्लोरिया बोली, 1 मिनट ठहरो, गाड़ी रोको। वो तेज़ी से उसकी तरफ भागी जहाँ नासिर की गाड़ी खड़ी थी। थोड़ी देर बाद वापस आ गई। उसके हाथों में वो मर्तबान था जिसमें ट्रांसमीटर बंद था। उसे बरवक़्त ट्रांसमीटर का ख्याल आ गया था, वरना नासिर का मैनेजर और बकिया अफराद बास के अताब का निशाना बन जाते। इसमें क्या है साईं? मुराद ने हैरत भरे अंदाज में जार को देखते हुए पूछा। इसमें ट्रांसमीटर है, मैंने जवाब दिया। इस पर हम अभी इस आदमी से बात करेंगे जिसने नासिर पर हमला करवाया। फिर मुझे मुराद के दूसरे साथियों का ख्याल आया तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारे बाकी दोनों साथी क्या यहीं रहेंगे? मैंने इन लोगों को खुद ही यहाँ छोड़ा है, वो लोग बड़े साईं के साथ गोठ पहुँच जाएंगे। गाड़ी सुपर हाईवे पर दौड़ रही थी। मुराद बहुत तूफ़ानी अंदाज में गाड़ी चला रहा था। उसका रुख हैदराबाद की तरफ था। अचानक पीछे से हेलो हेलो की आवाज़ आई तो मैं और मुराद दोनों ही चौंक उठे। मैंने मुड़कर देखा, ग्लोरिया ट्रांसमीटर पर बाहर से राब्ते की कोशिश कर रही थी। हेलो आलम शाह, ग्लोरिया जरीले लहजे में बोली। शायद बाहर से राब्ता कायम हो गया था। तुमने इस पोल्ट्री फार्म पर हमला करके अच्छा नहीं किया। अब तुम अपनी बीवी को बचा सकते हो तो बचा लो। सुनो ग्लोरिया, आलम शाह शिकस्त खुर्दा लहजे में बोला, मुझे इस वाक़े का अफसोस है। मैंने अपने आदमियों को किसी के कत्ल का हुक्म नहीं दिया था। पहल तो इस पोल्ट्री फार्म के चौकीदार ने की थी। मैंने तुमसे वजाहत नहीं मांगी, ग्लोरिया ने तल्ख अंदाज में कहा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हारे आदमियों ने नासिर को कत्ल किया है। मगर ग्लोरिया, आलम शाह झुंझला कर बोला, इसमें मेरी बीवी का क्या कसूर है? कसूर? ग्लोरिया ने तंजी आला अंदाज में कहा, नासिर क्या क्या कसूर था? ये सब गलतफहमी की बना पर हुआ। आलम शाह ने कहा, मैंने ट्रांसमीटर पर तुमसे रब्ता करना चाहा, मगर तुमने शायद ट्रांसमीटर की बैटरी सेल निकाल लिया था, वरना इसके ज़रिए तुम्हें ट्रेस करने की कोशिश करता। बहरहाल अब वक्त गुजर चुका है, ग्लोरिया ने कहा, अब तुम अपनी बीवी से हाथ धो बैठोगे। ग्लोरिया, आलम शाह सख्त लहजे में बोला, मेरी कमज़ोरी का नजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। फिर वो चौंक कर बोला, तुम जा कह रही हो? उसने ट्रांसमीटर पर गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुन ली थी। हम तेरी ही तरफ आ रहे हैं हरामजादे, मुराद ने बुलंद आवाज़ में कहा। ये कौन है? आलम शाह जल्दी से बोला, ये नासिर का गार्ड है। ग्लोरिया ने जवाब दिया, ये गुस्से में पागल हो रहा है। मैं तुम्हारी बीवी को इसके हवाले कर दूँ। अगर मेरी बीवी को मामूली सी भी तकलीफ़ हुई तो मैं
हाँ फिर तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना। धमकियां मत दो, आलम शाह ग्लोरिया बनाकर बोली। अच्छा, क्या तुम नसरीन से मेरी बात करा सकती हो? मुझे इसकी आवाज़ सुना दो। मैंने जल्दी से ग्लोरिया को इशारा किया कि बीवी से आलम शाह की बात मत करवाना। तुम्हारे ख्याल में क्या मैं उसे साथ लिए घूम रही हूँ? ग्लोरिया ने तंजिया लहजे में कहा। इस दफ़ा तुम उसकी गिरद को भी नहीं पहुँच सकोगे। नासिर का कार्ड उसे अंदरूनी सिंध में ले जाएगा, फिर तुम जानते हो कि क्या होगा। ग्लोरिया ने सख्त लहजे में कहा। मैं ट्रांसमीटर ऑफ कर रही हूँ, मगर उसने ट्रांसमीटर के स्विच को ऑफ नहीं किया था। सुनो ग्लोरिया, आलम शाह का लहजा बदल गया। उसके अंदाज में वही पुराना तकब्बराना अंदाज था। अगर नसरीन सुबह तक मुझे ना मिली तो जानती हो क्या होगा? मैं अपने हाथ से तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करूँगा, तुम्हें इस मुल्क से जिंदा नहीं निकलने दूंगा। फिर गैर मुतवक्को तौर पर उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इस ट्रांसमीटर को ज़ाया कर दो ग्लोरिया, मैंने जल्दी से कहा। बास झूठ बोल रहा था, इसमें कोई फ्यूज़ नहीं होता। वो इसकी मदद से हमारा सुराग लगा सकता है। उसे फ़ौरन ज़ाया कर दो। ये थी किस्त नंबर 12।